हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। उनके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी हम जल्दी ही थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करके उसे भी कवर कर लेंगे। आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, तो देखिए हमने पिछले चैप्टर्स में मोशन और किस वजह से मोशन हो रहा था उसका कारण यानी कि फोर्स, और फोर्स का एक और टाइप यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है अनदर कंसेप्ट जो कि नेचुरल फेनोमेना है वर्क। सो देखिए, क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। तो वर्क के ही तरीके से एक और टर्म होती है एनर्जी और एक और टर्म होती है पावर। तो हमें इन्हीं टर्म्स के बारे में समझना है। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। तो देखिए, हर एक लिविंग बींग्स को फूड की आवश्यकता होती है ताकि वह अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, यानी कि वह क्या अकम्प्लिश कर सके, अपने लाइफ प्रोसेस को, जो एक्टिविटी है उसे वह कर सके। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटी आ जाती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन। तो हमारी बॉडी को इन सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज होती हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज को अपने बॉडी के थ्रू कराने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। तो ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? फूड से, यानी कि जो हम खाना खाते हैं। अब ये खाना हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। प्लांट के पास में क्लोरोफिल होती है जिससे वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और खाना बना लेते हैं। अब अल्टीमेटली ये जो खाना बनता है, यानी कि जो टोटल हमारे पास में एनर्जी आ रही है उसका मेन सोर्स क्या है? तो मेन सोर्स जो है वो हमारा सन है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो भी एनर्जी हमें मिल रही है किसी भी फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें किससे मिली होती है? सन से ही मिली होती है। एनिमल्स टू गेट इंगेज्ड इन एक्टिविटी। देखिए, एनिमल्स की भी अपनी कुछ एक्टिविटीज होती है। इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए भी एनर्जी की नीड होगी। तो यह एनर्जी की नीड किससे पूरी होगी? फूड की वजह से पूरी हो सकती है। सो अब हम बात करते हैं वर्क की। जैसे कि चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या है? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस इन अ वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ। जब हम अपने डेली लाइफ में वर्क की बात करते हैं, यानी कि काम की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, तो इसका यानी कि डेली लाइफ से और साइंटिफिक रीजन यानी कि साइंटिफिक टर्म वर्क, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कि कोई भी काम नहीं हुआ जबकि वर्क हार्ड यहाँ पर करा गया। एग्जाम्पल क्या लिया? देखिए, कमाली जो कि एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, उसने अपना बहुत सारा टाइम स्टडी को दिया। उसने बुक्स पढ़ी, नोवेल पढ़ी, ड्राइंग, डायग्राम, अपने थॉट्स को, अपने क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट किया, अच्छे से क्लासेस ली। लेकिन इतना सब करने के बाद में इसका मतलब वह क्या हुआ? वह हार्ड वर्किंग तो है, लेकिन जब अगर हम साइंटिफिक तौर पर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि उसने बहुत ही लिटिल वर्क वहाँ पर परफॉर्म किया है। वहीं पर एक और एग्जाम्पल दिखा रखा है। यहाँ पे बताया कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, वह रॉक को बहुत तेजी से पुश करता है, तो उसका पूरा पसीना निकल जाएगा, उसकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी। जो भी उसने खाया पिया था वो सब जो बॉडी का वो यूटिलाइज हो चुका होगा, लेकिन पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो अगर वहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, तो साइंस कहती है कि वहाँ पर वर्क भी क्या हुआ है? वर्क भी वहाँ पर जीरो ही रहेगा। इवन दो आपकी पूरी एनर्जी यूटिलाइज होगी, आप थक भी गए हो, आपके फूड की जो कैपेसिटी थी, यानी कि जो आपने खाना खाया और जो वर्क करने की जो कैपेसिटी थी वो भी आपकी एग्जॉस्ट हो गई, लेकिन फिर भी साइंस के अकॉर्डिंग वहां पर वर्क नहीं होगा। सो इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर्स एज वर्क। तो देखिए, हम डेली लाइफ में कहते हैं कि जब भी हम कोई फिजिकल या मेंटल वर्क कर रहे हैं तो हमारे एक तरीके से हम वहां पर काम ही कर रहे हैं। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क की क्या डेफिनेशन है, इसे अब हम जानते हैं। देखिए, साइंस कहता है कि वर्क कब होगा? पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस। किसी सरफेस पर पड़े हुए पत्थर को उसे पुश करिए तो वो देखिए वो पेबल्स थोड़े डिस्टेंस पे मूव कर जाएंगे। अब मान लीजिए कि हमने वहाँ पर फोर्स लगाई बाय फुट, हमने पैर से उस पर पुश करा, उसके बाद में पेबल में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी वो डिस्प्लेस हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वर्क एक्चुअली में हुआ है। यानी कि साइंटिफिक तौर पर वर्क कब होगा? जब फोर्स लगाई जाए और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी है वो वहाँ से क्या हो जाए? डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि वह ऑब्जेक्ट में क्या हो जानी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट आ जानी चाहिए। एक और एग्जांपल लिया गया, गर्ल क्या कर रही है? पुल कर रही है एक ट्रॉली को, और ट्रॉली अपने डिस्टेंस से यानी कि वह मूव कर जाती है। इस केस में भी हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, यानी कि वर्क हुआ है। मान लीजिए आप किसी बुक को
हाइट पर यानी कि उस बुक को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उस केस में भी फोर्स लगाई गई है और वह बुक अपने नीचे वाली पोजीशन से ऊपर चली गई यानी कि उसमें मूवमेंट हुई है, तब भी हम कहेंगे कि वहाँ पर भी वर्क हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ दोनों ही सिचुएशन में यह समझ में आया है, ये जितने भी एग्जाम्पल है, कि वर्क डन साइंस के अकॉर्डिंग कब माना जाएगा, जब फोर्स लग रही हो उस ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी आ गई हो। यदि इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन नहीं होगी तो वहां पर वर्क भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू साइंस। यानी साइंस के अकॉर्डिंग अगर फोर्स लगाई जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो रह गया तो भी वर्क नहीं होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे पत्थर रॉक वाला केस में देखा, हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई लेकिन जो पत्थर है वह अपनी जगह से नहीं हिला, तो इस केस में हम कहेंगे कि वर्क डन भी जीरो है। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है। तो देखिए एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसे समझते हैं। लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट पे एफ नाम की फोर्स कांस्टेंट फोर्स लग रही है, यानी कि इसकी अपनी एक वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा न्यूटन में। तो ये जो फोर्स लगेगी जिसकी वजह से यह ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि इस पोजीशन से पोजीशन में चेंज आ गया, स्ट्रेट लाइन में है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट थी। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली जब हम आगे क्लासेस में पढ़ते हैं तो, और जो रिफ्रेशर बुक है एस चंद की बुक में इसे पूरी तरीके से बता रखा है, एफ इंटू एस, और यहाँ पर कॉस थीटा एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। फिलहाल में हमें नहीं पता, हमें नहीं जानना है इसमें कॉस थीटा फैक्टर को, लेकिन बेसिकली यह फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। इसे फॉर्मूला कब कंप्लीट होता है, जब इसमें हम कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह जो हमारे एस चंद की बुक है उसके अकॉर्डिंग जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तब उसमें हम इसे जानेंगे। फिलहाल में बस इतना समझ लीजिए कि वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है। सो वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड, किसके मैग्नीट्यूड के, जब हम फोर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, तब हम उसे कहेंगे वर्क डन हुआ है। वर्क एज ओनली मैग्नीट्यूड। तो देखिए वर्क का अपना मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। इससे क्या समझ में आता है, हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिस क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क क्या है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आगे देखते हैं, इफ F इक्वल्स टू 1N, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स हो और किसी ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर हो, तब हम कहेंगे कि कितना वर्क डन हुआ है, 1 न्यूटन मीटर वर्क हुआ है। तो देखिए हमने जैसे कि फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स को कब हम 1 न्यूटन फोर्स करेंगे, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले से जाना था M इंटू ए। जब कोई ऑब्जेक्ट 1 किलो मास का ऑब्जेक्ट हो और उसमें जो एक्सेलरेशन हो रही हो वो कितनी हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगी। तो तब हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला जो अभी हमने इसमें पढ़ा, F इंटू का S। F यानी कि जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हो और वह डिस्प्लेस हो जाए 1 मीटर, तब जो वैल्यू आएगी वह आएगी 1 न्यूटन मीटर। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम, क्योंकि यह साइंटिस्ट के नेम पर इसकी यूनिट बनी, तो इसलिए इसके नेम को हम कह देते हैं जूल। तो जब हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो हमें, जब इसका पूरे अल्फ़ाबेट में नाम लिखेंगे तो हमें शॉर्ट में लिखना होगा, और जब सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इसे कैप्स में लिखना होता है। तो वर्क डन क्या निकल के आया, वर्क इज न्यूटन मीटर, यानी कि वर्क डन की यूनिट क्या हो जाएगी, या तो न्यूटन मीटर कहिए या फिर जूल कहिए। तो 1 जूल कब कहेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन की फोर्स लगे और वह 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, किसमें, जिस लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए। यानी कि अगर फोर्स इधर लग रही है तो डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट होगा, तब हम उसे बोलेंगे 1 जूल वर्क वहां पर हुआ है। तो देखिए फॉर्मूले के बेसिस पर हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर बता दिया गया है कि 1 जूल ऑफ वर्क, तो एग्जाम में पूछा जाता है 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करिए। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, या वो अमाउंट है वर्क का जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर करा गया जब उस ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और वह 1 मीटर से डिस्प्लेस हो जाए, लेकिन कहाँ, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जिस लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लग रही है, यानी कि अगर फोर्स इधर लग रही है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही आनी चाहिए। अब देखिए व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर फोर्स जीरो है, अगर मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें फोर्स जीरो है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, हमने फोर्स भले ही कितनी भी लगा दी हो लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा,
तो भी वर्क डन क्या होगा, जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब यह वर्क डन जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्या वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। सो देखिए हमें यहाँ पर यह समझ में आया कि वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। तो हमने समझ लिया वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा हो, तब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क डन जीरो कब होता है, वर्क डन जीरो जब होगा जब आपके द्वारा लगाई गई फोर्स या तो जीरो हो या फिर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तब वर्क डन क्या होगा, जीरो। अब हम समझते हैं माइनस कब होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा। तो देखिए एक सिचुएशन को कंसीडर करते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ऑब्जेक्ट चल रहा है। नाउ रिटार्डिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें एक फोर्स लगा रहे हैं और कौन सी फोर्स है, रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब होता है जो अपोजिट फोर्स लग रही है। मान के चलिए ये हमारी कार थी, तो इस पे रिटार्डिंग फोर्स कौन लगाएगा, हमारे ब्रेक्स लगाएंगे। ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे तो इस पे एक फोर्स लगेगी जो इसके कैसे लगेगी, विपरीत डायरेक्शन में, जिस वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन। अब इनके बीच का एंगल क्या हो गया, जा इधर रही थी, फोर्स इधर की तरफ लगी, तो जो एंगल हो गया वो 180 डिग्री का बन जाएगा। सो लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट एस। तो जैसे ही हमने फोर्स लगाई जिसकी वजह से वह थोड़ी आगे तक ही जा पाया, अगर यहाँ पर हम अपोजिट फोर्स नहीं लगाते तो ये और आगे जाता, लेकिन फोर्स की वजह से वो यहाँ पर ही रुक गया। इस केस में देखिए द वर्क डन बाय द फोर्स F इज टेकन एज नेगेटिव, उस केस में हम इसे नेगेटिव में कंसीडर करेंगे और वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में लिखा जाएगा, यानी F इंटू एस। अब ये क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। इसका मतलब यह हुआ वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाए, उस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर बता दिया गया है। अब बात करते हैं एनर्जी की। देखिए लाइफ एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल है, तो एनर्जी की डिमांड धीरे धीरे हमारे बढ़ती जा रही है हमारे नेचर में। सन जो है बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मोस्टली जो एनर्जी हमें मिल रही है वो किससे मिलती है, सन से ही मिलती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमें देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जियोथर्मल एनर्जी मिलती है एंड टाइडल एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी के मेन सोर्स क्या है, बेसिकली हमारा जो मेन सोर्स है सन है। सो अब देखिए हमें इसमें क्या समझना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। मान लीजिए कि हमारा ये फ्लोर है, अब इस फ्लोर पर कोई, मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे कोई बुक है या हमने मान लिया कि कोई एक वुडन ब्लॉक है। अब अगर मैं इसे ऊपर की तरफ उठाता हूँ तो अब इसे उठाने के बाद में ये ऊपर आ गया। अब मैं अगर इसे ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ देता हूँ तो छोड़ने के बाद में इसके पास में एक कैपेबिलिटी होगी, काम करने की क्षमता होगी। इसका मतलब यह हुआ जब इसे ऊपर से छोड़ेंगे और नीचे अगर हमने कुछ रख दिया है, इसके ऊपर हिट करेगा तो इसे तोड़ भी सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के दौरान जो मेरी एनर्जी लगी, उस वजह से इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी और यही एनर्जी की वजह से अब यह काम करने योग्य होगा और यह अपना काम कर देगा। और यहाँ पर सपोज कर लीजिए कांच के कोई टुकड़े रखे तो ये से भी तोड़ देगा। सो हमें यहाँ से यह समझ में आया कि जब कभी भी हम किसी हैमर को, जैसे कि अब हमने हैमर को क्या करा, रेज कर दिया, यानी कि हथौड़े को ऊपर उठा लिया। अब उससे नेल को उसके ऊपर अगर हम मारेंगे, यानी नेल के ऊपर इस हैमर को जब हम रखेंगे या मारेंगे तो बेसिकली वह क्या है, अंदर की तरफ यानी वुड के अंदर चला जाएगा। सो इसी तरीके से देखिए वाइंडिंग अ टॉय, जब इस टॉय को वाइंड किया जाता है यानी कि उसमें चाबी भरी जाती है, उसके बाद छोड़ देते हैं तो ये चलना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब यह हुआ इन ऑल दिस एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट एक्वायर थ्रू डिफरेंट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका मतलब यह हुआ उसके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है वर्क करने के लिए। ऑल ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू हैव पजेस एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास में काम करने की योग्यता होती है, क्षमता होती है, इसका मतलब उसके पास क्या है, एक एनर्जी होगी। इसी एनर्जी की वजह से वह काम करने योग्य रहेगा। सो जिस ऑब्जेक्ट के पास में जैसे ही वह काम करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। और एन ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस पे काम करा जा रहा है या जिससे काम कराया जा रहा है, तो देखिए ऑब्जेक्ट विच डज वर्क, जो काम करेगा, तो काम करने वाला ऑब्जेक्ट जब इस ऑब्जेक्ट पे काम करेगा तो इसकी एनर्जी लूज हो जाएगी और जिस ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है उसमें एनर्जी गेन हो जाएगी। सो हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। तो ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है एनर्जी के साथ में, एन ऑब्जेक्ट दैट पजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। अगर इसके पास में एनर्जी है तो ये अपनी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं कि ये हमारा हैमर है
और एक हैमर का एग्जांपल ले लेते हैं, और एक हमने किसका एग्जांपल ले लिया, पिन का एग्जांपल ले लिया। तो देखिए इसके पास में एनर्जी है, ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा और अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर देगा, और यह पिंच जो वुड के अंदर चली जाएगी, यह पिन। सो इसका मतलब यह हुआ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर, इस वाले से एनर्जी इस वाले में चली जाएगी। सो यहाँ से हमें समझ में आया एन ऑब्जेक्ट दैट पजेस एनर्जी कैन डू वर्क, जिसके पास एनर्जी होगी वह काम कर सकता है। एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि एनर्जी कैसे पता चलेगी, जो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा काम कर सकता है वही उसकी एनर्जी को बताएगा। क्योंकि यह वर्क से ही रिलेटेड है इसलिए इसकी यूनिट भी जूल ही रहेगी। सो बेसिकली अगर पूछा जाए कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इज नथिंग बट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कैपेसिटी है काम करने की क्षमता को हम क्या बोल देंगे, एनर्जी कह देंगे। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी जूल हो जाएगी क्योंकि यह वर्क से ही रिलेट हो रही है। अब देखिए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारे पास में डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हीट एनर्जी सन से मिलती है, केमिकल एनर्जी हमें केमिकल यानी कि कोल पेट्रोल से मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी। तो इतनी सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास में अवेलेबल है। हमें जो इसमें जानना है बेसिकली, देखिए ये जो लॉ था हीटिंग लॉ, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे के सारे इफेक्ट जूल सर के द्वारा ही दिए गए हैं, जिस वजह से जो यूनिट है हीट की और एनर्जी की किसके नाम पर पड़ी, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर पड़ गई और जूल ही इनका जो यूनिट बोली गई। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक यहाँ पे कार्ड बना दिया और इसमें इस तरीके से पुली बांध दी। अब इस तरीके से अगर हम पुली को बांध देंगे, अब उसके बाद में जब हम यहाँ पर वेट अप्लाई करेंगे तो वेट की वजह से यह आगे की तरफ जाएगा, यह आगे की तरफ जाएगा तो ये चलने लगेगा, मूविंग होगा तो यहाँ पर रखे हुए ब्लॉक को ये धक्का मारेगा। जब धक्का मारेगा यानी कि इसने फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से यह ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि इसने क्या करा, वर्क करा। वर्क किस वजह से हुआ, क्योंकि इसके पास एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी आई, जो इसके मोशन की वजह से इसमें डेवलप हुई। अब मोशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप हुई उसको अब हम क्या समझेंगे, क्या नाम देंगे, इसे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन दैट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो स्पीड, यानी कि वह ऑब्जेक्ट अगर एक ही ऑब्जेक्ट तेजी से जा रहा होगा और यही ऑब्जेक्ट धीरे जा रहा होगा तो दोनों में जो वर्क करने की जो एबिलिटी होगी या जो उन्होंने वर्क किया होगा वो उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा। सो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हर वो ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में होता है तो उसके पास में एक एनर्जी आ जाती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो possess काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, या वह एनर्जी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के पास में आ जाती है जब वो किस में होता है, मोशन में होता है। तो देखिए अगर सपोज कर लीजिए कि कोई मोशन में ऑब्जेक्ट है, अगर हम बुलेट का एग्जांपल ले लें, जब गन से फायर करी जाती है, अगर गन से फायर ना करी जाए, किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसी थ्रो कर दी जाए तो ये इस पे लगेगी और ये वापस यहीं पर गिर जाएगी। लेकिन अगर ये किसी गन से फायर करी जाएगी तो ये इसमें हिट होकर अंदर तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि बुलेट एक ही है, लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड अलग होगी यानी मोशन अलग हो गया, जिस वजह से इसके पास में एनर्जी की वैल्यू भी बदल गई। सो इसका मतलब यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के साथ में बढ़ती है। हाउ मच एनर्जी इज पजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की कि किस तरीके से वैल्यू इसमें हम आएगी या किस तरीके से हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद इन अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होती है, वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी, यानी कि कितना काम करा गया है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर ताकि वह उतनी वेलोसिटी को गेन कर ले, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर की वैल्यू होती है। अब इसे ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करा जाएगा। कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से चल रहा था, उसके बाद में लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस, उसके बाद वह डिस्प्लेस हो जाता है s डिस्टेंस जब उस पर कोई फोर्स F अप्लाई होती है। सो वर्क डन क्या रहेगा, उस पर फोर्स अप्लाई हुई और वह डिस्प्लेस हो गया s डिस्टेंस तक। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी और मान लेते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी, जिस वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आया जिसको हमने a से डिनोट कर दिया। अब देखिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v बराबर u प्लस at, और एक और पढ़ा था s बराबर हाफ ut प्लस का हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले हमने यहाँ पर पढ़े थे, उसमें से हमने यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट यहाँ से फाइंड आउट किया। तो s की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी,
अब हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो अब हम वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर ma, यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ से कितनी आएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, a से a कट जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, ये आ गया हमारा वर्क डन के बराबर। तो वर्क डन कितना हुआ, m/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये वर्क डन कब हुआ, जब हमने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और उसकी वेलोसिटी u से v पर बदल गई। अब सपोज करिए कि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, तो यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो अब वर्क डन कितना हो जाएगा, m/2, और ये 0 हो जाएगा तो ये v स्क्वायर बनेगा। इसी को हम लिख देते हैं हाफ ऑफ mv स्क्वायर, यानी कि वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी v बन जाती है, और जब वो किससे स्टार्ट हुआ, इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या रही हो, 0, तो वर्क डन कितना आएगा, हाफ mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कब आएगा, जब हमारे पास में यहाँ पर u स्क्वायर को अगर हम लेंगे तो यहाँ पर चेंज भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ mv स्क्वायर। इसी पेज पे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि अलग से हम वीडियो बनाकर इसके सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं अगली एनर्जी, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू मोशन। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बता रखा है। यहाँ पर रबर बैंड को लिया गया, एक एंड को इसे होल्ड कर लिया और दूसरे एंड को बांध दिया गया, उसके बाद इसे स्ट्रेच किया गया, फिर छोड़ देंगे तो हम देखेंगे वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। टॉय कार का एग्जांपल लेते हैं तो देखिए इसमें हम चाबी भर देते हैं, चाबी भरने के बाद इसे रोड ग्राउंड पर छोड़ देते हैं, ये चलता है, इसके पास में कुछ एनर्जी होती है जिस वजह से ये मूवमेंट शो कर देता है। वर्क डन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये रुक जाता है कुछ टाइम के बाद में। तो बेसिकली यह सब क्या बताता है, ये एक्टिविटी यह बताती है कि जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल थे उसमें जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, क्योंकि उस पर काम किया गया है, उस पर सबसे पहले काम किया गया है। अब जैसे कि अगर हम बात करें रबर बैंड की, तो हमने जब इसे खींचा तो हमने अपनी एनर्जी लगाकर इस बैंड को पीछे की तरफ खींच लिया। जब हमने इस बैंड को पीछे की तरफ खींच लिया तो इस दौरान इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो गई है। जब हम इस बैंड से अपनी एनर्जी हटा लेंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है इसी वजह से ये वापस इधर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए टॉय कार की बात करें तो जब हम चाबी भर रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके इसको घुमा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी यूज हो रही है, यानी वो ट्रांसफर हो रही है इसके अंदर, और जिस वजह से इसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। अब क्या होगा, जब एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी हम छोड़ देंगे तो यही एनर्जी को यूटिलाइज करके वो जो टॉय है वो आगे आगे मूव कर जाता है। सो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ऑब्जेक्ट से वो स्टोर हो जा रही है दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और यदि वो वेलोसिटी के चेंज और स्पीड के चेंज को ना दर्शाए तो वह उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ देंगे तो इसमें देखिए वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, स्पीड में चेंज आ जाएगा, और ये एनर्जी यहाँ से गायब हो जाएगी और इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाती है। यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्टिच अ रबर बैंड। तो देखिए जब हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो गई, वह एनर्जी किस फॉर्म में आ गई, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ गई। अब वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही वह अब कार्य कर पाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी जो कि उसके अंदर पोजीशन की वजह से और या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने की वजह से आ जाती है। सो हमें यहाँ से समझ में आया काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जो कि मोशन की चेंज होने की वजह से आती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की चेंज होने की वजह से आ जाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होगा, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर निकाला उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का भी कोई फॉर्मूला बनता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, किसी अगर हाइट की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके, सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे सीढ़ियों की मदद से हम ऊपर की तरफ गए तो हमने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके इसको इस हाइट तक पहुँचा दिया। अब इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी जिसे क्या नाम दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी। जब इसे यहाँ से छोड़ेंगे तो ये हिट करेगी ग्राउंड पर, साउंड क्रिएट होगी, यानी कि एनर्जी इसके अंदर जो आई है वो साउंड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट, तो इस पर काम करा गया अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए हम इसे ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर गए हैं तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यह स्टोर्ड एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर ग्राउंड से ऊपर, कब बोला जाएगा, जब वो वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड
टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, जब उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ लेकर जाने के दौरान जो वर्क लगेगा वही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से ड्राइव करेंगे इसका फॉर्मूले को। कंसिडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। इस मास m के ऑब्जेक्ट को हम कुछ हाइट तक लेके गए जिसकी हाइट है h। तो इस दौरान हमने कुछ वर्क डन करा होगा। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स जो रहता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है इंटू का s। जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जा रहे थे, यहाँ पे g की वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि a किस में बदल जाएगा, g में। तो mg इंटू का s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसे हमने किस में मेजर कर लिया, h यानी हाइट में। तो फॉर्मूला क्या बना, mgh। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh। अब देखिए एनर्जी वो किसी भी फॉर्म की हो, जो उसकी यूनिट रहेगी वह उसकी यूनिट जूल ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बताता है, यहाँ पर बताता है इट इज यूजफुल टू नोट दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट। अब देखिए मान लीजिए कि एक पर्सन इस ब्लॉक को A से B तक लेके गए इस पाथ के थ्रू, और यहाँ पर A से इस पाथ के थ्रू B तक लेकर गए। तो अब हमसे पूछा जाए कि एनर्जी दोनों केस में कितनी होगी, तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, m। तो मास इस ऑब्जेक्ट का अब भी वही है, पहले भी वही था। g की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कहीं पर भी पाथ की बात तो करी ही नहीं गई। जब पाथ की बात ही नहीं करी गई तो इसका मतलब एनर्जी दोनों केस में क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी। चाहे आप किसी भी पाथ के थ्रू ले जाइए, चाहे आप ऐसे लेके जाइए या आप घुमा फिरा के इसे लेके जाइए, अगर सेम हाइट पर है तो एनर्जी इसमें सेम ही रहने वाली है। तो इस तरीके से इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर देंगे। और वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल, तो देखिए कहता है कि जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है क्या वो कन्वर्ट हो जाती है, तो बिल्कुल जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे समझा था हमने केमिस्ट्री के चैप्टर में, जो कि बताता है कि मास ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। उसी तरीके से हमने और पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने यहाँ पर समझा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के केस में कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, किसी भी दो बॉडी का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, उसके बाद एक कोलाइड हो गए, और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन वो कंजर्व्ड ही रहता है। यानी कि यहाँ पर mv m2 u2 प्लस m1 u1 बराबर m1 v1 प्लस का m2 v2, यानी इस तरीके से जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट है, इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी रहता है। यानी कि एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है इस नेचर में, जितनी भी एनर्जी है हमारे आसपास तो वह कंजर्व्ड रहती है, वह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ इस लॉ के अकॉर्डिंग कि एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ना तो वह क्रिएट करी जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती। यानी कि जो टोटल एनर्जी है इस यूनिवर्स की, सिस्टम की, वह कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स दी सेम, और यह लॉ सभी सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। अब देखिए कंसिडर सिंपल एग्जांपल, अब इसे एक एग्जांपल की मदद से अब हम इसे देख लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर कि 3 कंडीशन को हम यहाँ पर लेते हैं, 4 कंडीशन को हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट ए है जिसे कि हमने यहाँ से फॉल कराना है। अब यही ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन हमने यहाँ पर ले ली, इसी ऑब्जेक्ट की तीसरी पोजीशन यहाँ पर ले ली, और ये हमारी चौथी पोजीशन हो जाएगी। देखिए जब ये यहाँ पर हाइट पर है, अभी रुका हुआ है, हमारे हाथ में है, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस टाइम पर 0 है। पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में बिल्कुल होगी। हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं 20 जूल, सपोज कर लेते हैं कि 20 जूल एनर्जी। अब जब इसको यहाँ से छोड़ा जाएगा तो अब देखिए ये तेजी से नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें मोशन आएगी, मोशन आएगी तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो हम मानते हैं कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी सपोज 5 जूल है। अब हम हाइट की बात करें तो देखिए पहले हाइट इतनी थी, लेकिन अब हाइट इसकी कम हो गई है, तो हाइट कम होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, तो अब वो कितनी रहेगी, 15 जूल। अब तीसरा केस लेते हैं, देखिए और डाउन आ गया और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पर कितनी होगी, 10 जूल, क्योंकि हाइट कम होगी तो हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बचेगी, 10 जूल ही बचेगी। अब हम फोर्थ केस लेते हैं कि जब ये बिल्कुल यहाँ पर आ गया, तो अब देखिए मोशन क्या हो गया, इसका बिल्कुल ही 0 हो गया।
यानी कि ये इसकी हाइट कितनी होगी, बिल्कुल ही जीरो होगी। जब ये बिल्कुल स्ट्राइक करेगा उस टाइम की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, जीरो। जबकि ये एट अ टाइम जब ये स्ट्राइक करा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और वो कितनी होगी, 20 जूल ही रहेगी। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी है यहाँ पर भी 20 है, 5 और 15 यहाँ पर भी देखिए 20 है, 10 और 10 यहाँ पर भी देखिए 20 है, और यहाँ पर ये जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी 20 है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है उस दौरान कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा और टोटल एनर्जी कंजर्व्ड ही रहेगी। इस बात को बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब यह हुआ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा देते हैं और इन्हीं दोनों को जब सम कर दिया जाता है वो किसके बराबर आती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर आ जाती है। We find that during the free fall of an object, the decrease in potential energy at any point, जो potential energy में लॉस हो रहा है वो किस में बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब बात करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, हमारे कार्य करने की क्षमता, किस रेट से हम काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई किताब लिखनी है या अगर हम बात करें कि पेजेस भरने हैं, तो कोई एक पर्सन है जो कि एक पेज को भरने में 1 मिनट लगा रहा है, और वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें कोई और बच्चा है जो कि एक पेज को भरने में 10 मिनट लगा रहा है, तो हम जानते हैं कि ये लेजी पर्सन होगा क्योंकि यह एक पेज को फिलअप करने में 10 मिनट लगा रहा है और ये तेजी से भर दे रहा है। तो काम करने की क्षमता जब रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम इंक्लूड हो जाता है, यानी कि कितने टाइम में वह काम करा गया वही उसका क्या हो जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जब हमने बात करी तो वहाँ पर भी हमने टाइम फैक्टर को लिया था। कोई भी जो काम करा जा रहा है कितने टाइम में करा जा रहा है वही उसका क्या हो जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इस चीज़ को बताने के लिए एक और टर्म हमारे पास में आती है जिसे हम बोलते हैं पावर। तो पावर क्या है कि किस स्पीड से काम किया जा रहा है या कितनी तेजी से या कितने धीरे काम हो रहा है, वह उस पर्सन की पावर को बताएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचना है और अगर यही ऑब्जेक्ट को कोई गाड़ी खींच लेती है तो देखिए गाड़ी बहुत तेज़ी से खींच लेगी, यानी कि उसके काम करने की रफ्तार हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी पावर भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। सो पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से काम हो रहा है, और काम होने का मतलब क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होना, यानी किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वही उसकी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और जब रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात करते हैं तो टाइम यहाँ पर आ जाता है। वर्क की यूनिट की बात करते हैं तो जूल, टाइम की बात करते हैं तो सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसको क्योंकि पावर को डिफाइन करा गया जेम्स वॉट के द्वारा, ये इसको बताया गया था, इसलिए पावर की यूनिट भी वॉट ही रहती है। शॉर्ट में लिखेंगे वॉट और कैप्स में लिखेंगे तो पूरे सिंबल के साथ में तो डब्ल्यू। तो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। तो इनके नाम की वजह से इसके नाम को हमने यहाँ पर जो यूनिट ली वह वॉट ली, जैसे कि हीट की एनर्जी को हमने जूल ले लिया। अब बात करते हैं, जैसे हमने समझा 1 न्यूटन फोर्स, हमने समझा 1 जूल ऑफ वर्क। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 वॉट पावर किसे कहेंगे, 1 वॉट कब कहा जाएगा। तो देखिए जब 1 जूल काम 1 सेकंड में किया जाए तो पावर भी कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्क डन है, वर्क डन 1 जूल और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, तो जो पावर निकल कर आएगी उसकी वैल्यू भी 1 ही रहेगी। तो 1 वॉट कब कहेंगे, सो 1 वॉट कब कहा जाएगा, 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट, किसी भी एजेंट की वह 1 वॉट पावर तब होगी, एजेंट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की, पर्सन की, मशीन की, विच डज वर्क, जो काम करे कितना, 1 जूल काम कर दे 1 सेकेंड में। अब हमने यहाँ पे समझ लिया 1 सेकेंड में कितना काम, 1 जूल। अब 1 जूल का मतलब क्या हो गया, जब हमने वर्क पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि वह उस ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाए और वह कितना डिस्प्लेस हो जाए, 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए। अब 1 न्यूटन की फोर्स का क्या मतलब है, यानी कि वो 1 किलो का ऑब्जेक्ट था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो जाए और 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो जाए, वो 1 मीटर आगे बढ़ जाए, तब हम कहेंगे कि उस पर लगने वाली जो उसकी पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वॉट के बराबर होगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। अब बात करते हैं कंजम्पशन ऑफ पावर की। तो देखिए पावर इज 1 वॉट व्हेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट को कैसे बोलेंगे, 1 जूल पर सेकेंड में कहेंगे। लेकिन जब हम इसकी लार्जर यूनिट की बात करते हैं तो किलोवाट में हम बात करते हैं। तो किलोवाट कितना होता है, 1000 वॉट को हम किलोवाट कह देते हैं।
1 किलोवाट यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड। वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो देखिए, जब हम एवरेज पावर की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि अलग अलग एनर्जी अलग अलग समय में कंज्यूम हो रही है, तो हमें इसका क्या ले लेना होता है, एवरेज को ले लेना होता है। अब देखिए, अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यह टॉपिक 10th क्लास में भी आता है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जिसमें कि हम इसमें रेट को और अपने घरों में यूज होने वाले बिलिंग को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसे निकालते हैं। जब हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, जब हमने एनर्जी की बात करी तो एनर्जी की यूनिट हमने समझी यहाँ पर जूल होती है, लेकिन जब हम कमर्शियल लेवल पर बात करते हैं तो इसकी एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर में बदल जाती है। सो ऐसा जो इसकी यूनिट हो जाती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। अब इस किलोवाट आवर को हम समझते हैं कि किसे हम किलोवाट आवर कहेंगे। ठीक है, 10th क्लास में भी आता है यह टॉपिक, तो इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिएगा और सेम ही है, कोई फर्क नहीं होता। देखिए, किलोवाट आवर यानी कि 1000 वाट का कोई ऑब्जेक्ट यानी 1000 वाट की कोई भी सब्सटेंस हो, मान लेते हैं कि 1000 वाट का हमारा कूलर है या हमारा 1000 वाट की एसी है, एसी बेस्ट रहेगा। तो मान लेते हैं कि 1000 वाट की हमारी एसी है और यह 1 घंटे चलती है, 1 घंटे हमारे 1000 वाट की एसी चलती है, तो ये 1000 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 वाट आवर आ जाएगा। और इसे बदल के हम क्या बोल सकते हैं, किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। तो यही किलोवाट आवर को हम बोल देते हैं 1 यूनिट, यानी कि यही हमारे घरों में 1 यूनिट, जो हम बोलते हैं कि हमारे बिजली बिल कितना आया, 10 यूनिट 20 यूनिट, तो उसी को यूनिट कहा जाता है। अब जो गवर्नमेंट है इसी यूनिट को डिफाइन करती है कि इसके 5 रुपये लगेंगे, तो हमारा जो बिजली बिल बना वो कितना बन जाता है, 5 रुपये आ जाता है। इस तरीके से यूनिट डिफाइंड होती है। आप सपोज कर लीजिए कि हमारे घर में 100 वाट के बल्ब हैं, कितने वाट के, 100 वाट का बल्ब, और ये भी 1 घंटे चल रहा है, तो इस केस में कितनी यूनिट बनेगी, कमर्शियल यूनिट कितनी हुई, 100 वाट आवर। अगर इतने ऐसे ही 10 बल्ब अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, कितने, 10 बल्ब, तब जाकर हमारे 1000 वाट बनेंगे। 10 बल्ब लगाने के बाद में 1000 वाट यहाँ पर बनेंगे, तब जाकर हमारी 1 यूनिट बनेगी, तब हमारा बिल आएगा 5 रुपये। इसका मतलब यह हुआ, हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ यह देखना है कि हमारे घर में जो भी सब्सटेंस जो भी है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी पावर कितनी, यानी वह कितने वाट का है और उसे हम कितनी देर के लिए चला रहे हैं, और वो भी आर में बताना है। वाट को हमें किलोवाट में रखना है और टाइम को हमें आर में देखना है। मान लेते हैं कि हमारे घर में एसी है, अब हम बात कर लेते हैं एसी के अलावा अगर हम बात करें आयरन की, तो देखिए मानते हैं कि हमारे घर में 500 वाट की एक आयरन है और वह दिन में 1 घंटे ही चलती है। 1 घंटे चलेगी तो कितने वाट बनाएगी, 500 वाट आवर बनेंगे। तो क्या ये 1 यूनिट के बराबर हुई, नहीं, 1 किलोवाट आवर जब तक नहीं होगा तब तक 1 यूनिट नहीं बनेगी। इसका मतलब अगर यह प्रेस या तो 2 आयरन हो तब यह 1000 वाट बन जाएगा, 1000 वाट आवर, तो यानी हम कहें कि 1 किलोवाट आवर तब यह बन पाएगा। या हम ये कह दें कि 500 वाट की आयरन को हमने 2 घंटे चला लिया, तब भी तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 वाट आवर तब भी यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास में जो भी एप्लायंस है उसकी वाट की मल्टीप्लाई किलोवाट को बदलने के बाद में उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दें, आर से कर दें, तो वही हमारी यूनिट को बताएगा। अब बात करते हैं कि एनर्जी कितनी यूटिलाइज होगी अगर हम जूल में बात करें। तो देखिए इसे रब कर लेते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर समझ लिया किस तरीके से यूनिट को निकालते हैं। एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, तो देखिए 1000 वाट था, एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी किस में आती है, जूल में आती है। तो देखिए 1000 जूल, यहाँ पे 1000 वाट कितने आर, 1 आर, तो 1 आर में कितने सेकंड हो जाते हैं, 3600 सेकंड हो जाएंगे। 3600 सेकंड, इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू कितनी बनी, वाट सेकंड में आ गई। वाट सेकंड में आने का मतलब ये क्या हो जाएगी, जूल में वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पर पावर निकाल लेते, पावर बराबर क्या था, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो यहाँ पे पावर की यूनिट क्या है, वॉट, डब्ल्यू से, वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो अगर डब्ल्यू की मल्टीप्लाई एस से हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आएगा, जूल आएगा, और जूल किसको बताता है, वर्क डन को बताता है। और वर्क डन ही क्या था, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, यानी कि एनर्जी कितनी होगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वर्क डब्ल्यू यानी कि वॉट की मल्टीप्लाई जब सेकंड से करेंगे तो कितना आएगा, 36, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है। इसे शॉर्ट में साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3.6
इंटू 10 की पावर में 6 जूल। तो यानी कि 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 3.6 इंटू 10 की पावर में 6 जूल। इतनी एनर्जी वहां पर यूटिलाइज हो चुकी होगी। अब जूल से हमें समझ में आएगा, अगर हमें 1 जूल की वैल्यू पता है तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो 1 जूल क्या था कि 1 न्यूटन की फोर्स से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वही हमारा जूल था। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल की वीडियो हम सेपरेटली बना लेंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट 6 घंटे पर डे चलता है, तो बताइए एक दिन में उसने कितनी यूनिट कंज्यूम करी होगी। तो देखिए 60 वाट का बल्ब है, 6 घंटे चल रहा है, तो हमें देखना है इसे किलोवाट में बदलना है। तो 0.06 किलोवाट, बेसिकली 1 किलोवाट में कितने आर होते हैं? 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। तो यानी कि वाट से किलोवाट में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। कितने घंटे? 1 घंटे, सॉरी 6 आवर चल रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 0.36 यूनिट, यानी कि इतनी यूनिट वह एक दिन में बनाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा होता कि कैलकुलेट द बिल फॉर 30 डेज इफ 1 यूनिट कॉस्ट भी ₹5। 1 यूनिट कॉस्ट कितनी है? 5 रुपये है। ये आ गया हमारे एक दिन की यूनिट। अगर हम इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 108, यहाँ पे 0, यानी कि 108 यूनिट यहाँ पर बन जाएगी। सॉरी, यानी कि 10.80 यूनिट यहाँ पर इसकी बन जाएंगी। कब? 30 दिन में। और 1 यूनिट का रुपया कितना लग रहा है? 5 रुपये। तो अब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5400 पॉइंट, यानी कि 54 रुपीज़ वहाँ पर क्या बन चुका होगा? उसका बिल बन जाएगा एक महीने का। तो यानी कि इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करके 10th क्लास में पूछा गया है, जिसमें कि और सारे बल्ब को यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट को यहाँ पर लगा दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर इस चैप्टर में आपको थियरी पोर्शन में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।